नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या ऐसे प्रावधान हैं जो इसको विशिष्ट बनाते हैं? चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक डीपीएसपी का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है, नागरिकता। और अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में सम्मिलित है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी स्थानीय निकाय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार व संसद, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी भी राज्य में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी भी उस निजी निकाय या एजेंसी को भी जो बतौर राज्य की संस्था के काम कर रहा हो, उसको भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि का अर्थ किसमें स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 13(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 13(3), ऑप्शन डी अनुच्छेद 13(4). पहले तो ये देख लेते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत विधियों का अल्पीकरण, विधियों का अल्पीकरण। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत है संविधान लागू होने से ठीक पहले, संविधान से पहले की विधियां, संविधान से पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वे, उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वह भाग 3 से असंगत है, भाग 3 से असंगत है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेद 13(1) में वर्णन है संविधान से पहले की विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वह भाग 3 से असंगत है। 13(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि संविधान के पश्चात की विधियां, संविधान के पश्चात की विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत प्रावधान है, विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि कौन सी विधियां संविधान के पहले वाली और बाद वाले असंगत होंगी। तो विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 13(3) में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13(3), इसका करेक्ट आंसर। 13(4) को 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 13(4) को 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1971। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 13(4) में प्रावधान है, इसको 24वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद, ऑप्शन बी गोलकनाथ, ऑप्शन सी
केशवानंद भारती, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत सभी विधियां सम्मिलित हैं। सभी विधियां यानी कि 368 के तहत संशोधन भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो 24वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत बोला गया था कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं होगा अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। मिनर्वा मिल्स में कहा कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा का अधिकार न्यायालय के पास है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए पृथक्करणीयता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी अधित्याग के सिद्धांत से, ऑप्शन सी आच्छादन के सिद्धांत से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधित्याग के सिद्धांत से। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि भारत की जनता अधिकतर निरक्षर एवं गरीब है, अतः वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और अगर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अधिकारों का परित्याग कर सकेगा तो इस सुविधा का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए यह जो सिद्धांत है वो अधित्याग का सिद्धांत कहलाता है। पृथक्करणीयता के सिद्धांत में क्या है? यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो इसके केवल उसी भाग को शून्य किया जाएगा, उसी भाग को शून्य किया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, जो मूल अधिकारों से असंगत है। यानी कि यदि कोई ऐसा अधिनियम है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है तो ऐसा नहीं है कि पूरे अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए, उसका केवल वही भाग समाप्त किया जाएगा जो भाग मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है, उसके विपरीत है। इसके अलावा जो उसका बचा हुआ भाग है अधिनियम का, जो नियम है उसके, वो लागू रहेंगे। यह होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसके बाद है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत में है, यह जो सिद्धांत है मूलतः संविधान पूर्व विधियों के लिए है। संविधान के पूर्व की जो विधियां हैं, संविधान पूर्व विधियों के लिए है। इसमें क्या होता है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों का ग्रहण लगने से ढक जाती हैं। जिन मामलों में मूल अधिकारों का ग्रहण हट जाता है वहां यह प्रभावी होती हैं। इस नियम का आशय है आच्छादन के सिद्धांत का कि संविधान पूर्व की ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों के असंगत होने के होती हैं, तो उनको क्या है, मूल अधिकारों द्वारा उन पर मूल अधिकारों का ग्रहण लग जाता है। जैसे कि ग्रहण होता है, जिससे क्या है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा ही है कि जो संविधान पूर्व की विधियां हैं वो अस्तित्व में रहती हैं, परंतु मूल अधिकारों के कारण वो ढक जाती हैं। लेकिन जहां पर जिस स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी नहीं होते, वहां पर यह जो विधियां हैं वो प्रभावी होकर सामने आती हैं। यह कहलाता है आच्छादन का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके साथ ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता से आशय है सभी एक समान है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कानून या विधि के समक्ष समता का आशय है कि विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रावधान है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। यह है अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यह है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। यह है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अपवाद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 194 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अब के प्रदत्त दायित्व के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। मतलब कि विशेषाधिकार मिल गया। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत है सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। विधायकों को विशेषाधिकार, क्योंकि विधि के समक्ष समता का प्रावधान में है, विधि के समक्ष समता के प्रावधान में है कि सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों का साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब इसके अपवाद में है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को जो दायित्व दिए गए हैं उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसदों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और 194 के अंतर्गत विधायकों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के किस उपभाग में प्रावधान है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(3), ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(5) और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(1). इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(1) के तहत प्रावधान है
राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत प्रावधान है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग SC ST वर्ग हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। यह है अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान चाहे वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, दोनों में संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह जो अनुच्छेद है वह 93वें संविधान संशोधन 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 93वां संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों में पिछड़े वर्ग हेतु 27% आरक्षण की सिफारिश किस आयोग ने की? ऑप्शन ए काका कालेलकर आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी रामनंदन समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मंडल आयोग, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग हेतु 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके अलावा जो काका कालेलकर आयोग है वह पिछड़ा वर्ग के लिए प्रथम आयोग बनाया गया था, किंतु इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। इनकी जो अनुशंसा थी काका कालेलकर आयोग की, राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। मंडल आयोग 1979 में बना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। यह जो आयोग था बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था और इन्होंने जाति को पिछड़ापन का आधार माना था। इसके अलावा जो रामनंदन समिति है वो न्यायाधीश रामनंदन की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? क्रीमी लेयर की पहचान करना। क्रीमी लेयर कि कौन से व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ऑप्शन ए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, ऑप्शन बी बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ऑप्शन सी आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों जो पॉइंट है वो सही है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी और बैकलॉग में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। साथ ही आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं, जब आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो अगले वर्ष के आरक्षित पदों में इनको जोड़ दिया जाता है। आरक्षित पदों में इनको जोड़ दिया जाता है और यह क्या कहलाते हैं? बैकलॉग कहलाते हैं। लेकिन अगर अगले वर्ष भी ऐसा होता है कि जितने जो आरक्षित पद है किसी भी श्रेणी के लिए वो अगर नहीं भर पाते हैं तो फिर इन्हें सामान्य में बदल दिया जाता है, सामान्य श्रेणी में। अगर अगले वर्ष भी नहीं भर पाते हैं तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं है? इसमें बताना है कि इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15(6)A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(6)B और ऑप्शन सी है
अनुच्छेद 16(6). ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो तीनों अनुच्छेद हैं वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। अनुच्छेद 15(6)(a) में प्रावधान है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सॉरी पिछड़े नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। विशेष प्रावधान यह है अनुच्छेद 15(6)(a) के अंतर्गत। 15(6)(b) में प्रावधान है शिक्षा संस्थाओं में ऐसे वर्गों को 10% आरक्षण। शिक्षा संस्थाओं में ऐसे वर्गों को 10% आरक्षण। अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियां या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा। नियुक्तियों या पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% की सुविधा। यह है अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2) के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(3) के तहत, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19(4) के तहत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत 19(1) का में प्रावधान है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। खा में प्रावधान है शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। घा के अंतर्गत है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता। घा के अंतर्गत प्रावधान है भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अणा के अंतर्गत प्रावधान है भारत के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, निवास की स्वतंत्रता। अणा के अंतर्गत किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। इसके बाद छा में प्रावधान है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19(1) चा में जो प्रावधान था संपत्ति का अधिकार। इसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको विधिक अधिकार, और यह कहाँ चला गया? अनुच्छेद 300 का, यहां से इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 किस अनुच्छेद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम एवं प्रतिषेध नियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत प्रावधान है मानव दुर्व्यापार एवं
बलात् श्रम निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का। इसके अंतर्गत यह जो प्रावधान है यह 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 20 में प्रावधान है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्तियों को अतीतकालीन प्रभाव में जो विधियां थी उनसे दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उसी समय पर जो विधि प्रचलित होगी उसी के अनुरूप व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में कहा गया किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए कोफेपोसा, ऑप्शन बी मीसा, ऑप्शन सी एनएसए और ऑप्शन डी कोटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मीसा। इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इसको 1971 में लाया गया था और यह निर्सित कब हुआ था? 1978 में। इसके अलावा जो कोफेपोसा है यह है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। कोफेपोसा का फुल नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। कोफेपोसा यह 1974 में पारित किया गया था। इसके अलावा जो एनएसए है वह है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यह जो प्रावधान है 1980 में लाया गया था। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं और अखबारों में यह रासुका के नाम से चर्चा में रहता है कि रासुका अमुक व्यक्ति पर रासुका लगा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पोटा का नाम है पोटा का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यह 2002 में लाया गया।
यह आतंकवाद से संबंधित कानून है, आतंकवाद निवारक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 4 माह और ऑप्शन डी 6 माह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 माह। पहले ये अवधि कितनी होती थी? पहले ये अवधि 3 माह होती थी, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 2 महीने कर दी गई। इससे इससे ज़्यादा किसी को निरोध में रखना है, डिटेंशन करना है, तो उसके लिए सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश ज़रूरी है, और सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हटा दो। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, व्यक्ति स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले कर संदाय से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी राशि किसी विशेष धर्म के लिए खर्च होती हो। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत प्रावधान है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा संचालित हो या राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, उसमें किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अपवाद है, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जो विशेष धर्म से संबंधित होते हैं, उनको छोड़कर अन्य संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह प्रश्न किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए अनुच्छेद 29(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 29(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 30(1) और ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(2). इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29(1) के तहत प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) में है, राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) में प्रावधान है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) में प्रावधान है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 30(2) में प्रावधान है, शिक्षा संस्थाओं में
शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है सशस्त्र बलों के मूल अधिकार, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों के संबंध में प्रावधान है कि अगर भारत के किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या उसको पुनर्निर्मित कर दे, जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तब। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत प्रावधान है कि संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। प्रतिषेध रिट में क्या है? प्रतिषेध रिट न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी अर्ध न्यायिक या न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। परमादेश रिट में प्रावधान है कि न्यायालय किसी लोक अधिकारी को, सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य होता है, या उस कार्य को करने से जिस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसको अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी यह प्रश्न अंग्रेजी वाले शब्दों से आ जाते हैं, जैसे कि प्रतिषेध रिट को प्रोहिबिशन बोलते हैं, प्रोहिबिशन। परमादेश को मैंडेमस बोलते हैं, मैंडेमस। कभी कभी प्रश्नों में परमादेश ना आकर मैंडेमस लिखा हुआ आ जाता है कि मैंडेमस किससे संबंधित है या मैंडेमस क्या है। मैंडेमस या तो ऐसा लिखा हो सकता है या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है मैंडेमस, तो हमको ध्यान रखना है कि यह क्या है। उत्प्रेषण रिट भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, जो कि अपनी अधिकारिता का अगर उल्लंघन कर रहा है तो उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इसको बोलते हैं सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसकी संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी नियम पुस्तिका और ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा। धन्यवाद।